गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में अपने पढ़ा था एक्टिविटीज़ ऑफ जर्म प्लाज्म। उसके जो पहला स्टेप था कलेक्शन, वो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे कंजर्वेशन। कंजर्वेशन होता क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप फ्रॉम जेनेटिक इरोजन। किसी भी क्रॉप की जेनेटिक डाइवर्सिटी को कंजर्व या प्रोटेक्ट करना जेनेटिक इरोजन से क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है। ये कंजर्वेशन होता है, ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से होता है। एक इन सीटू कंजर्वेशन होता है और एक एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है। जो इन सीटू कंजर्वेशन होता है वो क्या होता है? किसी भी नेचुरल हैबिट के अंदर जर्म प्लाज्म को प्रोटेक्ट करना और उसको कंजर्व करना क्या कहलाता है? इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। तो ये मतलब जितने भी नेशनल पार्क हो गए, जीन सेंचुरी हो गई, उनके अंदर जर्म प्लाज्म को कंजर्व करना और प्रोटेक्ट करना क्या कहलाता है? इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। और नेक्स्ट है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या करता है? कोई भी जर्म प्लाज्म को इसके सीड के रूप में या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रूप में जीन बैंक के अंदर कंजर्व करके रखना कहलाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। ये आर्टिफिशियली होता है, ये नेचुरल हैबिट के अंदर होता है। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या हुआ? किसी भी जर्म प्लाज्म की सीड को जीन बैंक के अंदर कंजर्व करना एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। इसके कुछ डीमेरिट, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। इनमें इसमें क्या डीमेरिट है और इसके अंदर क्या क्या लाभ हैं। तो इसके फर्स्ट है इन सीटू कंजर्वेशन होता है, इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं? एक तो जो जितनी भी जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है क्रॉप को, उसको जो कंजर्व करते हैं वो नेचुरल हैबिट में करते हैं, तो उसको हैंडलिंग करना डिफ़िकल्ट होता है। सेकंड पॉइंट है, जो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं उसके लिए लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसे वो नेचुरल कंडीशन के अंदर ग्रो करते हैं। और इसके अंदर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है किसी भी क्रॉप की, होल जेनेटिक डाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं कर सकते। तो उस एक्स सीटू में क्या होता है? इसमें एक तो हैंडलिंग करना ईजी होता है और होल जेनेटिक डाइवर्सिटी किसी भी क्रॉप की कंजर्व कर सकते हैं। और इसमें स्मॉल एरिया की रिक्वायरमेंट, लार्ज एरिया की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये जो एक्स सीटू किस में करते हैं? जीन बैंक्स होते हैं उनके अंदर कंजर्व करते हैं, और ये नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर कंजर्व करते हैं। स्टोरेज के आधार पर भी आगे, जैसे ये कंजर्व करते हैं तो स्टोर करते हैं, उसके आधार पर भी सीड जो होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया। रॉबर्टसन ने 1974 में सीड को स्टोरेज के आधार पर दो भागों में बांटा। एक तो होता है ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं, एक रिक्लेटेंट सीड्स होते हैं। ऑर्थोडॉक्स सीड किसे कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स सीड जिन्हें लो मॉइस्चर और लो टेम्परेचर पर कंजर्व करके रख सकते हैं, जिससे उसकी वायबिलिटी होती है वो नष्ट नहीं होती या ख़त्म नहीं होती। उसे क्या कहते हैं? उन सीड्स को कहते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड्स कहते हैं। जितने भी ये क्रॉप्स हैं अपनी, जैसे कॉर्न, व्हीट, राइस, सोरगम होगी, बाजरा होगी, तो इनके जो सीड्स होते हैं उनको ऑर्थोडॉक्स सीड कहते हैं। उनको लो टेम्परेचर पे या लो ह्यूमिडिटी पे इसको कंजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट होता है एक रिक्लेटेंट सीड होते हैं, जिन्हें लो टेम्परेचर या लो ह्यूमिडिटी पे कंजर्व नहीं कर सकते। उनका सीड के अंदर मॉइस्चर 12 से 13% से कम होता है, तो उसकी वायबिलिटी क्या होती है? लॉस हो जाती है। ऐसे सीड्स को क्या बोलते हैं? रिक्लेटेंट सीड्स बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या होते हैं? इसके एग्जांपल कॉफ़ी के सीड हो गए, कोकोनट हो गए। इनको जो स्टोरेज लंबे समय तक, यानी लो टेम्परेचर पर लंबे समय तक कंजर्व नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया? अपने इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन हो गया, और सीड के टाइप हो गए जो स्टोरेज के आधार पर है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म मॉर्फोलॉजिकल, जेनेटिकली, इकोनॉमिकली, बायोकेमिकली, पैथोलॉजिकली, एंटोमोलॉजिकली किसी भी जर्म प्लाज्म की स्क्रीनिंग करना क्या कहलाता है? इवोल्यूशन कहलाता है या मूल्यांकन कहलाता है। इसके लिए जो जर्म प्लाज्म होते हैं जिसकी स्क्रीनिंग करते हैं, इसके लिए इन मॉर्फोलॉजिकल, जेनेटिकली, इकोनॉमिकली, बायोकेमिकली, पैथोलॉजिकली, इनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं जो इसकी स्क्रीनिंग करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? इसका नेक्स्ट ये क्या है? इवोल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं? मूल्यांकन। इवोल्यूशन के बाद क्या आता है? एवोल्यूशन के बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन। जब ये इसका मूल्यांकन हो जाता है
तो उसका जितने भी जो भी जर्म प्लाज्मा है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। उसका कंपाइलेशन करना, जितना भी जो भी डाटा हमें मिला है जर्म प्लाज्मा में, एनालाइज करना, क्लासिफिकेशन करना, फिर स्टोरेज करना, डिस्क्रिमिनेशन करना और इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड एक जैसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से या किसी बुक के माध्यम से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। जो भी जर्म प्लाज्मा है उसका रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। जब ये इसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है तो उसके बाद इसको जिन रिसर्च सेंटर में या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है जहाँ उस जर्म प्लाज्मा की आवश्यकता होती है तो वहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर यूटिलाइजेशन। जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस जर्म प्लाज्मा का यूटिलाइजेशन होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हाइब्रिडाइजेशन के लिए इसका यूज़ होता है, प्योर लैंड डेवलप करने के लिए इसका यूज़ होता है, डिफरेंट फील्ड के अंदर इसके जर्म प्लाज्मा का यूज़ किया जाता है। तो ये क्या होगी, ये जर्म प्लाज्मा की एक्टिविटीज़ होगी सारी। फर्स्ट एक्टिविटीज़ क्या थी, कलेक्शन, सेकंड कंजर्वेशन, थर्ड इवैल्यूएशन करते हैं, फिर इसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लास्ट यूटिलाइजेशन, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। जो ये जर्म प्लाज्मा है, इनके जो जर्म प्लाज्मा का वर्क जो भी देखती है उसके साथ कुछ एजेंसियां क्या हैं, एसोसिएट हैं। हम उन एजेंसियों के बारे में पढ़ेंगे, एक इंटरनेशनली और अपने नेशनली जो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट है जर्म प्लाज्मा के वर्क के लिए। तो फर्स्ट पढ़ेंगे अपने इंटरनेशनली। जो इंटरनेशनली जर्म प्लाज्मा का कलेक्शन करते हैं, ये जितने भी स्टेप है वो करने के लिए एक संस्था बनाई गई, उसका नाम है IPGRI, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है, रोम इटली। ये 1994 के अंदर स्थापित की गई। इसका वर्क क्या था, जो ग्लोबली भी जितने भी जर्म प्लाज्मा है उनका कलेक्शन करना, कंजर्व करना, इवोल्यूशन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना और डिस्ट्रीब्यूट करना और उसका यूटिलाइजेशन करवाना। तो ये सारा वर्क कौन देखती है, IPGRI संस्था है वर्ल्ड के अंदर, वो देखती है। और जो अपने इंडिया लेवल पे जो संस्था देखती है वो है NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ये न्यू दिल्ली के अंदर है। ये इंडिया के अंदर जितने भी जर्म प्लाज्मा होता है उसका जितना भी वर्क है वो ये संस्था देखती है। ये इसकी स्थापना 1976 में हुई। जो ये NBPGR है, इसके क्या 5 सब स्टेशन बनाए गए हैं जो इसका वर्क पूरे इंडिया के अंदर देखते हैं। तो फर्स्ट है शिमला हिमाचल प्रदेश, जोधपुर, सेकंड जोधपुर राजस्थान, तीसरा शिलोंग मेघालय, चौथा कन्याकुमारी केरल और पांचवा अकोला महाराष्ट्र। ये 5 इसके सब स्टेशन है जो जर्म प्लाज्मा का सारा वर्क देखते हैं। ये क्या होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट है किसके साथ, जर्म प्लाज्मा के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, इंडिया के अंदर जर्म प्लाज्मा का कलेक्शन कब स्टार्ट हुआ और कितने जर्म प्लाज्मा कलेक्शन हुए, कब से स्टार्ट हुआ, किसने किया। तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग हुई, जो प्लांट इंट्रोडक्शन का वर्क स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर, वो 1946 के अंदर हुआ, जो ICR के द्वारा स्टार्ट किया गया। ICR न्यू दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया। जो प्लांट इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, ये फर्स्ट के पहले क्या थी, एक बोटनी की डिवीज़न होती थी 1946 में। फिर 1961 के अंदर क्या हुआ, ये प्लांट इंट्रोडक्शन एक अलग संस्था बन गई और जो प्लांट इंट्रोडक्शन का वर्क करने लगी। इसके फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर हरभजन सिंह, जो इंडिया के अंदर जितने भी जर्म प्लाज्मा का कलेक्शन करना, कंजर्व करना, इवोल्यूशन करना, डॉक्यूमेंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्क सारा स्टार्ट किया इंडिया के अंदर। तो जो फादर ऑफ इंडियन जर्म प्लाज्मा कहलाते हैं डॉक्टर हरभजन सिंह, जिन्होंने ये वर्क स्टार्ट किया इंडिया के अंदर। फिर क्या हो, 1976 के अंदर जो प्लांट इंट्रोडक्शन जो एक डिवीज़न बन गई थी, उसने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की जो ये सारा वर्क देखती थी। उसका नाम क्या रखा गया, NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, 1976 के अंदर। तो ये संस्था बनाई गई, ये जर्म प्लाज्मा का जितना भी वर्क था ये इंडिया के अंदर देखती है। इसी के साथ जैसे जितने भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की क्रॉप थी, उसके अंदर जर्म प्लाज्मा का वर्क जो देखती है वो सारा कौन सी संस्था, ये
NBPGR देखती थी। पर फॉरेस्ट के अंदर भी कंजर्वेशन स्टार्ट हुआ, जर्म प्लाज्म का कंजर्वेशन स्टार्ट हुआ, तो उसके लिए एक संस्था बनाई गई, उसका नाम है FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून के अंदर है, जो जर्म प्लाज्म का कलेक्शन करती है फॉरेस्ट फील्ड के अंदर। और उसके अलावा कुछ बचे हुए उसके लिए बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया कहाँ है, कोलकाता, जो बाकी बची हुई कुछ स्पीसीज का जर्म प्लाज्म कलेक्शन करती हैं। तो ये आज अपना टॉपिक क्या कंप्लीट हो गया, जर्म प्लाज्म से रिलेटेड जो क्रॉप जेनेटिक रिसोर्स था उसका टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।